हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो चलिए आप लोग के लिए एक बार फिर से हम सेवा में हाजिर हैं। आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वह आपको दिखाई दे रहा होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज है। यह क्लास 12th का अगर चैप्टर नंबर की बात करें तो 3 का एक टॉपिक है जो कि आपको हर एक वर्ष एग्जाम में कहीं ना कहीं चाहे तो थ्योरी के रूप में या आपको न्यूमेरिकल के रूप में देखने को मिल जाता है। बहुत सारे बच्चों को ऑफलाइन क्लास में इसमें डाउट भी था कि सर इसको थोड़ा डिटेल में एक बार समझा दीजिए, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इसको एक बार अपलोड कर दिया जाए यूट्यूब पर, ताकि ऑनलाइन के विद्यार्थी भी आसानी से इसको समझ सके। तो करना क्या है कि हम इसमें एक एक करके हर एक चीज़ को आपको समझाने वाले हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हीटस्टोन है क्या ब्रिज, उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, और रचना कैसे किया गया इसके बारे में हम लिख लें ताकि आपका वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो जाए। क्योंकि अगर हम लिखने इसके लिए प्रयास करें लाइव क्लास में चलते हुए वीडियो में तो थोड़ा लॉन्ग वीडियो ज़्यादा हो जाएगा, आप लोग के लिए भी बोरिंग हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना क्या है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या और इसको कौन लाए थे। तो हम लिखे क्या है कि इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे सर व्हीटस्टोन, जो कि 1853 में एक ऐसी युक्ति का आविष्कार किए जिसकी सहायता से किसी तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, वे वैज्ञानिक का नाम था सर व्हीटस्टोन, और वे 1853 में एक ऐसी युक्ति का डेवलप किए जिसके माध्यम से हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। याद रखिएगा, सबसे बड़ी बात क्या है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या लाभ है, तो आप बोल सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज के माध्यम से हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। इसी को हम लोग व्हीटस्टोन सेतु के भी नाम से भी जानते हैं, ब्रिज को हिंदी में हम लोग सेतु कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर तो आपको यही फोकस करना है कि व्हीटस्टोन जो ब्रिज है उसके माध्यम से हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। अब इसके रचना कैसे किया गया इसके बारे में समझना है। तो रचना ही मेनली इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो पहले हम लोग समझते हैं इस फिगर को, और उसी फिगर में जो हम समझाएंगे उसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। हम क्या लिए हैं कि एक चतुर्भुज लिए हैं ABCD, और उसको थोड़ा सा ऐसे बेंड कर दिए, टेढ़ा कर दिए, जो कि आपको रोम्बस जैसा दिख रहा होगा, समचतुर्भुज के जैसा। अब इसमें हम क्या देखें कि 4 प्रतिरोध को कनेक्ट किए जोड़े हैं। एक AB के बीच में P प्रतिरोध, BC के बीच में Q, CD के बीच में S और DA के बीच में R। यानी कि इस समचतुर्भुज में, इस चतुर्भुज में 4 प्रतिरोध को जोड़े हुए हैं। जोड़ने के साथ साथ हम क्या किए हैं कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि S जो है मेरा अज्ञात प्रतिरोध है, यानी कि इसी अज्ञात प्रतिरोध को हमको ज्ञात करना है। और यहाँ पर जो P और Q हमारा भुजा है चतुर्भुज का, और यहाँ जो P और Q हमारा प्रतिरोध है इस भुजा पर, इस प्रतिरोध को हम लोग समानुपाती प्रतिरोध भी बोलते हैं, समानुपाती भुजा भी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, सब चीज़ यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ है, ध्यान से पहले समझना है। और R हमारा जो है ज्ञात प्रतिरोध होता है। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग समझते चलते हैं। हम क्या लिखे हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 प्रतिरोध PQRS चतुर्भुज की भुजाओं की दिशा में जुड़े हुए होते हैं। मतलब 4 प्रतिरोध आपको जुड़े हुए मिलेंगे। तो PQRS 4 प्रतिरोध क्या है, भुजाओं की दिशा में जुड़े हुए होते हैं। आगे क्या लिखे हैं, P तथा Q को समानुपाती भुजाएं कहते हैं। यहाँ पर जो मेरा P और Q भुजा है इसको समानुपाती भुजाएं कहेंगे। आगे क्या कर रहा है, क्योंकि इनका अनुपात पहले से हमें प्राप्त होता है। समानुपाती भुजा P और Q को क्यों कहेंगे, क्योंकि इसका हमारा प्रतिरोध पहले से हमको प्राप्त रहेगा। आगे कर रहा है R को हम ज्ञात भुजा कहते हैं, और ये R को हम ज्ञात भुजा कहेंगे। जिस अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना होता है उसे C तथा D के बीच में जोड़ते हैं, और जिस प्रतिरोध को हमको ज्ञात करना है उसको C और D के बीच में जोड़ देते हैं। यहाँ पर S मेरा जो हम लिखे हुए हैं अज्ञात प्रतिरोध। आगे क्या कर रहा है, और उसे अज्ञात प्रतिरोध S कहते हैं, जो कि वहाँ लिखे हुए हैं। चतुर्भुज के शीर्ष A तथा C के बीच एक सेल तथा कुंजी K1 जोड़ते हैं। तो इस चतुर्भुज की अगर बात करें ABCD का, तो शीर्ष A और C को आपस में जोड़ते हैं एक सेल और एक कुंजी के माध्यम से, तथा B व D के बीच, यानी इस B और इस D के बीच एक धारामापी जिसको हम लोग G से सूचित किए हैं, तथा कुंजी K2 को जोड़ते हैं। तो ये मेरा इसका रचना था, जैसे जैसे हम किए थे यहाँ पर लिख दिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप इतने बड़े लाइन को लिखना ही ज़रूरी, आप इसको शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको जब डायग्राम बनाएगा तो इतना डायग्राम आपको दिखाना होगा।
फिर से हम एक बार समझा देते हैं हम क्या किए हैं कि पी क्यू आर एस हमारा 4 प्रतिरोध है जो कि एक चतुर्भुज के भुजाओं की दिशाओं में जुड़ा हुआ है। इसमें हमारा 2 भुजा पी और क्यू जो है समानुपाती भुजा क्योंकि इसका पहले समान होता है, और आर एक ज्ञात भुजा जिसका वैल्यू दिया हुआ रहता है, और एस हमको अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना है। क्यों? क्योंकि हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज में अज्ञात प्रतिरोध को हम फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं। तो इस एस को हम कैसे ज्ञात करते हैं ये हमको कब पता चलेगा? जब इसका सिद्धांत करेंगे तब। अब सिद्धांत होता क्या है इसको हम लोग समझते हैं। अगर सिद्धांत की बात करें तो चलिए हम लोग कैलकुलेशन यहाँ से कर लेते हैं। सिद्धांत में हम लोग क्या करेंगे, किरचॉफ के दूसरे नियम का पालन करेंगे यहाँ पर और इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये मेरा डायग्राम है। अगर ध्यान से देखें, सिद्धांत की बात करें, सिद्धांत सबसे मेन आपका यही है वर्किंग, सिद्धांत कैसे कार्य करता है। तो सिद्धांत की बात करें तो आपको सबसे पहले इस फिगर को देखना है कि एक सेल है। सेल में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से स्विच ऑन करेंगे। जो के है ना, ये K1 और K2 ये मेरा स्विच है जिसको कुंजी हम लोग बोलते हैं। इसको जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ से हमारा पर्याप्त मात्रा में I1 करंट निकलना प्रयास हो जाएगा, I करंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और I करंट जैसे ही बाहर क्यों निकलेगा, निकलते निकलते A तक पहुँचेगा, और A पर जैसे ही पहुँचेगा तो यहाँ से इसका जंक्शन हो जाएगा, संधि, 2 भाग में करंट बच जाएगा। तो हम इसको मान लीजिए बोल दिए I1 और यहाँ से बोल दिए कि ये मेरा I2 करंट है। ये I1 करंट आगे की ओर बढ़ते जाएगा, B तक पहुँचेगा, इधर से I2 करंट D तक पहुँचेगा। अब जैसे ही यह I1 करंट B तक पहुँचा है और ये I2 करंट हमारा D तक पहुँचा है, उसके बाद हम क्या किए कि जो ये D और B के बीच में एक धारा मापी और स्विच K2 जोड़े हुए हैं, इस स्विच K2 को ऑन कर दिए। जैसे ही स्विच K2 को ऑन किए, ऑन करने के कारण करंट इसमें जब आगे की ओर प्रवाहित होने का प्रयास किया तो हम क्या देख रहे हैं कि जो धारा मापी G है उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। डिफ्लेक्शन नहीं होने का मतलब कि उसमें कोई भी हिल डोल नहीं हुआ। जब हिल डोल नहीं हो रहा है इसका मतलब कि करंट इससे पास नहीं हो रहा है। अब बोलिएगा क्यों? क्योंकि हम लोग बोले हैं कि G जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है एक धारा मापी यंत्र होता है, और अगर उससे थोड़ा सा भी करंट पास होगा तो अपने कांटा जो होता है ना उसमें एक कील ऐसा होता है, वो हिलता है, ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा। और यह जब डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब कि इस D पॉइंट पर और इस B पॉइंट पर इसका विभव मापी जो हमारा है यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम है। तो इस कंडीशन में धारा इधर ना करके ये I1 धारा इधर की ओर प्रवाहित होने लगेगा और प्रवाहित होते होते हुए C1 तक ही पहुंच जाएगा। इधर से I2 करंट फिर वापस इस रास्ता से होते हुए निकल जाएगा, और यह I1 और I2 वापस से मिल करके फिर हमारा करंट I बन जाएगा, और वापस यह I करंट अपने सर्किट में फॉलो होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। अब जिस चीज़ को हम डायग्राम में दिखाएं इसी को थोड़ा लिख लेते हैं। क्या करेंगे, सर्वप्रथम कुंजी K1 को ऑन करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, ऑन करेंगे। जैसे K1 को ऑन करें तो इससे धारा प्रवाहित होने लगेगी, धारा प्रवाहित होने लगेगी। अब धारा प्रवाहित होने लगेगी तो जैसे ही धारा प्रवाहित होने लगेगी तो एक बंद लूप का कार्य करने लगेगा। तो हम इसको मान लेते हैं लूप 1 और इसको लूप मान लेंगे 2। अब लूप का नियम हम लोग पढ़े हैं KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो यहाँ पर लागू हो जाएगा। हम इसका डायरेक्शन मान लेते हैं कि ऐसे मेरा करंट मूव कर रहा है, और जब करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम आप लोग को बतलाए हैं क्या, पहले हम लोग चलेंगे किरचॉफ के दूसरे नियम से। किरचॉफ के दूसरे नियम से, जब किरचॉफ के दूसरे नियम से लूप 1 में हम चलेंगे, किसमें, लूप 1 में, तो हम क्या बतलाए थे, आपको याद होना चाहिए था कि जब मेरे द्वारा सोचा गया करंट, मेरे द्वारा सोचा गया करंट क्या है, क्लॉकवाइज जो ऐसे लिए है ना, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज ये वाला, इसको हम खुद अपने भाषा में बोलते हैं मेरे द्वारा सोचा गया करंट है।
हम मान के चलेंगे इसका डायरेक्शन ऐसा है और करंट का भी डायरेक्शन देखिए इसी डायरेक्शन में जा रहा है। जब करंट का डायरेक्शन यानी जो प्रतिरोध का डायरेक्शन, प्रतिरोध में जो मेरा धारा प्रवाहित हो रहा है इधर की ओर प्रवाहित हो रहा है और मेरे द्वारा जो सोचा गया करंट है वो भी सेम डायरेक्शन में है। जब दोनों बराबर होते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग माइनस में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? तो माइनस करंट क्या पास हो रहा है? I1, तो I1 लिखेंगे। प्रतिरोध क्या है मेरा? तो P, तो यहाँ पर P लिख देंगे, I1P। आगे जब बढ़ेंगे तो करंट आगे की ओर बढ़ेगा, ऐसे आया वापस, फिर यहाँ देखिए आ गए हम लोग, क्योंकि लूप 1 में कहने का मतलब है कि A B D A में हम काम कर रहे हैं। किसमें? लूप 1 मतलब A B D A में, ठीक है ना। अब इसमें और कहाँ प्रतिरोध जुड़ा हुआ है? यहाँ पर। इसका डायरेक्शन देखिए ऊपर की ओर, इसका डायरेक्शन नीचे की ओर। अब जब प्रतिरोध का डायरेक्शन और धारा का डायरेक्शन जो मेरे द्वारा लिया गया है दोनों विपरीत हो तो हम प्लस में लेने के लिए बतलाए थे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, हम आप इसके अपोजिट भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर प्लस में लिख देंगे I2R बराबर में 0। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार जो टोटल वोल्टेज होता है, इसमें वोल्ट होता है, विभवांतर होता है, वो 0 होता है, इसलिए बराबर में 0। तो माइनस I1P बराबर, इसको उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा I2R, माइनस माइनस ख़त्म, I1P बराबर I2R, इसको समीकरण 1 हम मान लेंगे। ठीक है। अब चलेंगे इसी प्रकार से लूप 2 में। लूप 2 में कहने का मतलब किसमें? B C D B में, B C D B में। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हम यहीं से स्टार्ट करें, हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ने वाला इस पर नहीं है। जब इसमें देखेंगे तो इसका प्रतिरोध का डायरेक्शन देखिए सेम इस डायरेक्शन में है, अब इसका भी डायरेक्शन इधर की ओर है। जब दोनों का सेम डायरेक्शन है तो इसको हम क्या बोले थे? माइनस में लेंगे, तो माइनस I1Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा? I1Q। अब देखिए आगे अब क्या बढ़ेंगे, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका इधर है, यानी कि ऊपर की ओर जा रहा है, ये देखिए इधर की ओर जा रहा है, दोनों विपरीत है, तो विपरीत वाला हम प्लस में ले रहे हैं, आपको बतला है। तो I2S इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सुधार के लिखेंगे तो I1Q इज इक्वल टू, उस साइड इसको ले जाएंगे तो माइनस I2S हो जाएगा और ये माइनस माइनस कट जाएगा, I1Q इज इक्वल टू I2S, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक अगर है तो आप लोग बोल सकते हैं। अब इसके बाद क्या हम करेंगे? समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। समीकरण 1 डिवाइडेड बाय समीकरण 2 कर देते हैं, क्योंकि जब केवल लिख देते हैं कि समीकरण 1 और 2 से तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड करेंगे तो समीकरण 1 क्या है मेरा? I1P इज इक्वल टू I2R, डिवाइड कर देंगे इसे तो I1Q, और ये डिवाइड में मेरा आ जाएगा I2S, I2 से I2 कट जाएगा, I1 से I1 कट जाएगा, तो मेरा बच जाएगा P/Q इज इक्वल टू R/S। और यही जो मेरा है व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत है, यही मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत है। अगर मान लीजिए कोई बोल दिया कि सर आप बोल रहे थे इसमें अज्ञात प्रतिरोध का कैसे मान निकालेंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अज्ञात प्रतिरोध मेरा क्या है? S। तो उसके लिए यहाँ से आप फार्मूला बना सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो PS हो जाएगा, अब बराबर में ये हो जाएगा QR। इसको और क्या लिख सकते हैं? तो S को आप ब्रेक कर लीजिए, रोक लीजिए, तो QR बटे में हो जाएगा क्या आपका P। यही आपका फार्मूला हो गया। या इसी को और अरेंज करके सीधा करके आप लिख सकते हैं S इज इक्वल टू Q बटे में P लिख लीजिए, अब बाहर को R निकाल दीजिए। तो ये मेरा अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र भी हो गया और इस प्रकार से आप सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा।
अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप इसको साफ साफ देख लीजिएगा, या थोड़ा सा हम वर्क इसको यहाँ पर कर दे रहे हैं। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या हम लिखे थे, P/Q, यहाँ पर लिखेंगे P/Q इज इक्वल टू R/S। यहाँ से हमको S फाइंड आउट करना था तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे 3 से 6 गुना, तो PS इज इक्वल टू हो गया था Q इंटू R, QR। और यहाँ से S निकालना था तो S को रोक लिए तो QR बटे में P हो गया था। यही तो मेरा फार्मूला था जो आपको दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। और इसको हम लिखने के चाहेंगे तो और अच्छा से लिख सकते हैं, S इज इक्वल टू Q बटे में P लिख लीजिए और R को बाहर निकाल लीजिए। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो हम आपसे यही एक रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। रिपीट करने से अधिक चीज़ आपको जानकारी मिल जाता है, क्योंकि एक बार देखने से हो सकता है कि आपको समझ में ना आया हो, लेकिन जो ऑफलाइन में क्लास किए होंगे उनको समझ में आ गया होगा अभी तक। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो आपको समझ में आया होगा तो आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट तो ज़रूर कर देना है कि समझ में आया है, और जहाँ पर नहीं समझ में आया वहाँ पर भी कमेंट कर देना है। ओके, तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय, कल मिलते हैं।